तो बाजार पर जोंक का खतरा है और एक खतरा ऐसे नहीं मंडरा रहा। एक ही दिन के अंदर बाजार ने 2017 की अब तक की सबसे कमजोर क्लोजिंग देखी है। आज करीब 150 अंकों का नुकसान निफ्टी पर दिखा है और एक खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था उल्टे पानी बहाव को चीरते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसी परिस्थितियां भी है जिनसे ना चाहते हुए भी जूझना पड़ रहा है। इस वक्त दुनिया एक वॉर जोन में पहुंच चुकी है। जिस तरह की तनातनी अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच है, ऐसे हालात में कभी भी युद्ध हो सकता है। ऊपर से पाकिस्तान जो अपनी हरकतों से कभी बाज ही नहीं आएगा, वो भी चीनी कंधों पर सवार होकर हमें डराने की नाकाम कोशिश में लगातार जुटा हुआ है। ये वजह जो है सो हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह खुद हमारी इकोनॉमी भी बनती जा रही है। सरकार देश के हित में पॉलिसी जरूर बना रही है, लेकिन नतीजा उसके अनुरूप नहीं मिल रहा और ये सबसे बड़ा डर है और यही सबसे बड़ी चिंता दिख रही है। बाजार भी इस डर को साए में है और निवेशक डरे हुए हैं और यह डर नौकरी करने वाले से लेकर बेरोजगारी तक सब जगह फैला हुआ है। सवाल अब यही है, अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या किया जाए। एक बार एक रिपोर्ट देखिए, पूरा पैकेज देखिए, उसके बाद इस चर्चा को शुरू करेंगे और कुछ अहम एनालिसिस आपके सामने रखेंगे। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका, दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की धमकी। यूएस ने कहा उत्तर कोरिया को तबाह कर देंगे, लेकिन उत्तर कोरिया का पलटवार। कुत्ते भौंकते हैं, हाथी चलते रहते हैं। इस समय पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिका और उत्तर कोरिया के ऊपर लगी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बावजूद उत्तर कोरिया पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पिछले दिनों ट्रंप के 3 बड़े बयान आए हैं। पहला, अगर उत्तर कोरिया ने कोई नासमझी की तो ऐसी तबाही होगी जैसी दुनिया ने आज तक नहीं देखी होगी। दूसरा, उत्तर कोरिया नहीं सुधरा तो अमेरिका उसे पूरी तरह बर्बाद कर देगा। और तीसरा, उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग अपनी खुदकुशी के मिशन पर है। लेकिन अपनी परमाणु हथियार बनाने की धुन में मगन उत्तर कोरिया ने इन धमकियों का न सिर्फ जवाब दिया, बल्कि हर धमकी के बाद और तानाशाही के साथ जापान के ऊपर से मिसाइलें दागी। यहां तक कि उत्तर कोरिया का कहना है कि कुत्ते भौंकते हैं, हाथी चलते रहते हैं। उत्तर कोरिया इस तरह की बातों से नहीं डरता। The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea. अब जब धमकियों से काम नहीं चला तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया पर नए आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। इन प्रतिबंधों के बाद उत्तर कोरिया को सामान, सेवा और तकनीकी सहायता नहीं मिलेगी। Today I'm announcing a new executive order I just signed that significantly expands our authorities to target individuals, companies, financial institutions that finance and facilitate trade with North Korea. Peace and security in our world, and it is unacceptable that others financially support this criminal rogue regime. वैसे धमकी हो या प्रतिबंध, उत्तर कोरिया फिलहाल बिना डरे अमेरिका को सीधी धौंस दे रहा है। धमकी सीधी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो वो सीधे परमाणु हमला करेगा। लेकिन ये स्थिति पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक है, खासकर उन देशों के लिए जो विकासशील हैं। अगर युद्ध हुआ तो भारत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये विवाद ऐसे वक्त पर सामने आया है जब भारत चीन, भारत जापान और भारत दक्षिण कोरिया के बीच आर्थिक संबंधों का दायरा बढ़ रहा है। अगर ये विवाद बढ़ता है तो इसका असर निवेशकों के सेंटीमेंट पर पड़ेगा और बाजारों में घबराहट का माहौल पैदा हो जाएगा। यही वजह है जिस दिन भी अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच तनातनी पड़ती है तो बाजार धड़ाम हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो बड़ी चिंता, बड़ी टेंशन है इस समय नॉर्थ कोरिया को लेकर। इसी चिंता पे बातचीत करने के लिए या फिर ये समझने के लिए कि कितना बड़ा डर है ये, मेरे साथ दो में खास मेहमान जुड़े हैं। राजेश अग्रवाल हैं, जिनसे हम लगातार बाजार के बारे में जानते हैं और आज भी हम कुछ बिजनेस और मार्केट के बारे में इनसे जानेंगे। और मेरे साथ एक और खास मेहमान भी है, मेरे सहयोगी हैं यून में कार्तिकेय, वो हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि ग्लोबल पैरामीटर्स पे बिल्कुल पैनी नजर रखते हैं और उनसे बिल्कुल समझना काफी हमारे लिए भी आसान हो जाएगा कि ये मामला कितना गंभीर है। तो कार्तिक, आपसे शुरू कर रहा हूं मैं। ये कहा जाता है कि ट्रंप जैसे है ना, किम भी वैसे ही हैं। दोनों सिर्फ धमकी देते हैं। सारे देश इसलिए डर रहे हैं क्योंकि उनकी धमकी में कुछ ऐसा बात है कि शायद हो सकता है आगे जाकर डैमेज ना हो। तो ये धमकियों का सिलसिला आगे और लंबा चलने वाला है या फिर हम युद्ध वाली सिचुएशन की तरफ एंटर कर चुके हैं, अब सिर्फ समय बाय, सिर्फ टाइम बाय करना है? देखिए, दो चीजें हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा कि दो राष्ट्रपति या दो प्रधानमंत्री या दो देश के जो नेता जो वहां सत्ता में काबिज हैं वो एक दूसरे को धमका रहे हैं। जॉन एफ कैनेडी और निशिता क्रुश्चेव के बीच में भी हुआ था, जिसे कहते थे बेयर्स ऑफ पिग क्राइसिस। उस पे तमाम फिल्में भी बनी हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि हर हफ्ते या हर 72 घंटे में अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला हो एक देश को कि मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा, मैं तुम्हारी सारी नस्लें खत्म कर दूंगा और मैं देख लूंगा तुमको, तुम ऐसे करो। अगर आप यूरोप की प्रेस और अमेरिकन प्रेस को देखें, जो कवरेज है डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें बार बार ये बात कही गई है कि ये किस तरह के राष्ट्रपति, ये किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे तो हमारे किसी राष्ट्रपति ने बोला। तो ये जो द्वंद्व है, दुनिया का नहीं, ये द्वंद्व अमेरिका में भी है। फिर दूसरा, पूरी दुनिया का सबसे किसे कह सकते हैं क्लोज डोर नेशन। एक होता है कुछ डायनेस्टीज होती है जिससे प्रताड़ित होते हैं, जैसे हिंदुस्तान में डायनेस्टीज हैं, फिलीपीन में डायनेस्टीज हैं, लेकिन वहां तो डायनेस्टी है और वो डायनेस्टी तीसरी पायदान पे पहुंची हुई है। और वहां कोई आप ये नहीं कह सकते कि नॉर्थ कोरिया में क्या हो रहा है, हम टेलीफोन करके बात कर लें, तो आपको पता नहीं है कि किम के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या वो अपने बौखलाहट में कोई बटन तो नहीं दबा देगा। तो ये जो तनाव है दो अनप्रिडिक्टेबल लीडर्स के बीच, यानी किम और ट्रंप के बीच, ये मार्केट झेल रहा है क्योंकि उनको पता नहीं है कि दोनों क्या करेंगे। बराक ओबामा के बारे में था, ये प्रिडिक्टेबल है, ये यही करेंगे। लेकिन जब किम नॉर्थ कोरिया में, उससे पहले उनके पिताजी ये सब करते थे, तो मार्केट हिलता नहीं था। लेकिन अब दो लोग अनप्रिडिक्टेबल हो गए, इसलिए है। लेकिन केवल अच्छी एक बात यह है कि यूरोप के हर नेता ने ट्रंप के इस तीखी बयानबाजी से अपने आप को दरकिनार कर लिया, चाहे मैक्रोन हो फ्रांस के, एंजेला मर्केल हो या थेरेसा मे हो, सबका कहना है बातचीत करिए, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत करिए। अभी ऐसे सिनेरियो है कि हम इस परिस्थिति को कुछ ठंडा होता देखेंगे या फिर ये भी और गर्म होगी? देखिए, इसमें कहते हैं ना कि जो संदर्भ है, संदर्भ क्या है, क्यों इस तरीके से किम बात कर रहा है। मैं किम की बात का कोई, मैं जिसे कहते हैं ना जस्टिफिकेशन यहाँ प्रस्तुत करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। आप चौंक जाएंगे जितना असला बारूद कोरियन वॉर में, कोरियन पेनिनसुला में इस्तेमाल हुआ था, जितना असला बारूद हुआ था, वो पूरा का पूरा असला बारूद सारे देशों ने द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया था। तो एक छोटे से पेनिनसुला में अमेरिका ने इतना असला बारूद इस्तेमाल किया जो सारे देशों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया। तो नफरत है नॉर्थ कोरिया में अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को लेके। आप जब वो पढ़ेंगे तो पाएंगे कि अमेरिकन मिलिट्री ने लिख के भेजा था अपने राष्ट्रपति को कि हमारे पास कोई टारगेट नहीं है वहां करने के लिए, आप बेवजह बम गिरा रहे हैं। खैर, ये सनकीपन तो हो सकता है, दोनों देशों में कोई एक नेता हो अगर कदम उठा ले तो ये दुनिया भर के लिए एक दिक्कत की बात हो सकती है। राजेश जी, मैं एक मिनट आपके पास आ रहा हूँ। बाजार ने तो आज सिर्फ एक झांकी भर देखी है, थोड़े से बयान आए हैं और आज हम धराशायी होकर गिर गए। अगर एक मामला गंभीर बन जाता है, स्थिति गंभीर है, जैसे हमको कार्तिकेय भी बता रहे हैं, तो शायद बाजार को इसके लिए तैयार तो होना होगा। ये हो सकता है गिरावट कहीं और बड़ी हो जाए। जी बिल्कुल, पूरी तरीके से सहमत हूँ, खास करके कार्तिकेय जी की ये बात से कि बौखलाहट में कोई बटन तो नहीं दबा देंगे, जो उन्होंने कहा ये बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि जिस तरह की लगातार बयानबाजी दोनों देशों की तरफ से, दोनों देश के जो हेड्स हैं उनके तरफ से सुनते आ रहे हैं, तो वो थोड़ी चिंता तो बना रही है। कई बार तो ऐसा लगता है कि ये कोई देश के हेड्स नहीं बल्कि किसी गली में जैसे लड़ाई होती है वैसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। तो इसमें एक चिंता बिल्कुल बनी हुई है और इसी कारण से हम लगातार देखते हैं कि हर शुक्रवार को मार्केट में नरमी आ जाती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि हो सकता है वीकेंड पे कोई नया ही तमाशा खड़ा हो जाए। तो ये तो रही इमीडिएट की बात।
अगर युद्ध होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि न केवल भारत के बल्कि विश्व भर के सारे बाजारों में भारी गिरावट देखी जाएगी, जिसमें यूएस में सबसे ज़्यादा गिरावट देखी जा सकती है और दूसरे बाजार उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि एक तो एफआईआई का पैसा निकलेगा इमर्जिंग मार्केट से, दूसरे अगर देखें तो लोग जो कम रिस्क वाले एसेट्स हैं जैसे गोल्ड वगैरह हैं वहां पर अपने पैसे स्विफ्ट करेंगे। तो इस कारण से मुझे लगता है कि दिक्कत तो बढ़ती हुई नजर आएगी अगर युद्ध होता है तो। ठीक है। अच्छा कार्तिक, अभी आप कह रहे थे ना कि वर्ल्ड लीडर्स जो है इन्होंने बिल्कुल दरकिनार अपने आप को अलग कर रखा है, वो कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे, किसी बड़े नेता से हमने भी स्टेटमेंट नहीं सुनी है। ये अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है? देखिए ये अच्छी चीज़ है कि बाकी लोग कहते हैं ना कि आग में घी नहीं डाल रहे, आप बात करके 50 चीज़ें कर सकते हैं। ये भी बताना ज़रूरी होगा कि नॉर्थ कोरिया और जो कोरियन पेनिनसुला उपमहाद्वीप जिससे बोलते हैं, ये आर्मिस्टिस है, ये दो अलग जो देश हैं, ये जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान है, कोई युद्ध तो हो नहीं रहा है। हाँ। कोरियन पेनिनसुला में दोनों एट वॉर हैं, यानी एक आर्मिस्टिस है, ट्रूस है। ये एक ही जगह है पूरे विश्व में जहां दो देश एट वॉर हैं। ये ट्रूस टेम्पररी है, ये यूनाइटेड नेशन द्वारा एक्नॉलेज्ड है। तो और उसमें सबसे दिक्कत की बात यह है कि जो डीमिलिटराइज जोन है इनकी 20 किलोमीटर की, वो दुनिया की सबसे ज्यादा हेविली माइंड है। और चाइना की नजरअंदाजी, या आप ये कह सकते हैं जानबूझ के नॉर्थ कोरिया का इस्तेमाल थोड़ा अमेरिका को परेशान करने के लिए करना, और रूस का चाइना को समर्थन करना, ये जो आपका जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है उस पे असर डाल रहा है। ये चाइना पे क्यों नहीं असर डाल रहा है? ये रशियन मार्केट्स पे क्यों नहीं असर डाल रहा है? आप भी चाइना रशिया गए होंगे, आप समझते हैं कि उनके जो मार्केट्स हैं वो इंटरनली बफर्ड है, नेट भी अपना है, वो अपने जो आपके ये जो वीजा कार्ड होते हैं वो अपना सिस्टम चला रहे हैं, उसमें उनके जो क्रेडिट सिस्टम है उसको इंटरनलाइज किया है, खुद तो बफर्ड हैं, लेकिन जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है उस पर खूब असर पड़ रहा है। असर पड़ता है। खैर ये बात तो है। आपने पाकिस्तान की बात की, आपने कुछ और पड़ोसी देशों की बात की, अब उसके बारे में एक आपको रिपोर्ट दिखाता हूं। दुनिया भर के लिए ये परेशानी बनकर उभर रहा है एक ग्लोबल टेंशन। उस बीच पाकिस्तान भी बार बार अपनी टांग अड़ाने की आदत से बिल्कुल बाज नहीं आ रहा है, और पाकिस्तान की गीदड़ भड़कियां भले ही हमारे लिए मायने रखती हो, लेकिन हमारे काम में जरूरी दखल डालती है। एक रिपोर्ट देखिए आप। पाकिस्तान इज नाउ टेररिस्तान। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान पर उसके झूठ को लेकर भारत ने डबल अटैक किया। यूएन में ब्रिक्स स्तर की बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि ऐसे देश को अलग थलग कर देना चाहिए जिन्होंने आतंकवाद को फायदे का बिजनेस बना रखा है, जो आतंक को पालने के लिए धर्म की आड़ लेते हैं। सुषमा ने कहा कि अब भी देर नहीं हुई है, दुनिया ऐसे आतंकी देशों के खिलाफ एक साथ खड़ी हो। वहीं संयुक्त राष्ट्र में भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी एनम गंभीर ने सीधे नाम लेकर कहा कि पाकिस्तान को टेररिस्तान कहा जाना चाहिए। पाकिस्तान इज नाउ टेररिस्तान। एनम ने कहा कि जिस देश में आतंकी खुले घूम रहे हैं, बल्कि अब राजनीति में उतर रहे हों, जहां मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ रही हों, उस टेररिस्तान से दुनिया को मानवाधिकारों का पाठ नहीं पढ़ना है। The quest for a land of pure has actually produced the land of pure terror. Pakistan is now Terroristan, with a flourishing industry producing and exporting global terrorism. Insofar as India is concerned, Pakistan must understand that the state of Jammu and Kashmir is and will always remain an integral part of India. However much it scales up cross-border terrorism, it will never succeed in undermining India's territorial integrity. इससे पहले पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम शाहिद खाकान अब्बासी ने सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करके भारत को धमकी दी, साथ ही कश्मीर में मानवाधिकारों का भी रोना रोया। Mr. President, to divert the world attention from its brutalities, India frequently violates the ceasefire along the line of control in Kashmir. Despite over 600 violations since January this year, Pakistan has acted with restraint. But if India does venture across the LOC or acts upon its doctrine of limited war against Pakistan, it will evoke a strong and matching response. भारत ने कहा पाकिस्तान आतंकवादियों की फैक्ट्री बन गया है, पूरी दुनिया को आतंक निर्यात कर रहा है। भारत ने कहा पाकिस्तान को समझना होगा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था और हमेशा रहेगा। भारत ने यूएन में हाफिज सईद का भी मुद्दा उठाया।
कहा प्रतिबंधित आतंकी अब राजनीति करने जा रहा है। भले ही पाकिस्तान की धमकियों का भारत पर ज्यादा असर नहीं होता, लेकिन ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच हमें अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान लगाना है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को मजबूत करना है, लोगों को रोजगार के लिए मौके मुहैया कराना है और अपने बाजारों को इन चुनौतियों से बचाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत की सोच बिल्कुल साफ है कि अपने देश की इकोनॉमी को नंबर 1 पायदान पे रखना है, लेकिन शायद पाकिस्तान उसमें दखलंदाजी बिल्कुल कर रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा कार्तिक, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं, पाकिस्तान का मुद्दा तो खैर है, ये भी वैसी है जैसे अभी आप साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया वाला बता रहे थे, लेकिन इसके बीच में एक सेंटर पॉइंट है इस नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के बीच में, वो है चाइना। ये चाइना की इंपॉर्टेंस कितनी हो चुकी है, क्योंकि अब पाकिस्तान भी चाइना के कंधे पर है और नॉर्थ कोरिया का इशू भी कहा यह जाता है कि चाइना के ही हाथ में है, वो चाहे तो मिनटों में सॉल्व करवा दे, वो चाहे तो इसको बड़ा बना दे। देखिए, जो पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया का रिश्ता है वो चाइना के जरिए भी है और चाइना के बिना भी है। अगर आप याद रखें, जिनको कहते हैं फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो अब हाउस अरेस्ट में हैं पिछले 4 साल से, क्योंकि मुशर्रफ को जब अमेरिकी प्रेसिडेंट ने बुलाया, कहा कि जाके मेरे सीआईए डायरेक्टर से मिल लीजिएगा, और उन्होंने जब प्रूफ दे दिए तो मुशर्रफ ने हमारी जी मीडिया के एक इंटरव्यू में बोला कि वो तो एकदम बौखला गए थे, उनको पता नहीं था। और उसके बाद पाकिस्तानी चैनल्स को भी एक इंटरव्यू दिया था जिसमें ये बात उन्होंने बार बार बोली थी, और इन तमाम चीजों से पता लगता था कि पाकिस्तान सरकार के नाक के नीचे पाकिस्तान के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो मिसाइल्स हैं, वो जो मिसाइल्स के एवज में उनको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी नॉर्थ कोरिया को, और नॉर्थ कोरिया ने जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान को दी। तो कहने का मतलब है कि जो नीचे 80 और 90 के दशक में जो नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियराइज किया अपने वेपन सिस्टम को, और पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर सिस्टम के लिए जो वेपन मिला वो दोनों से मिला। पर चीन की भूमिका यह है कि जिसे कहते हैं इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर। इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर में आप जानते हैं कि आने वाले कुछ साल में चीन की जो इकोनॉमी है वो अमेरिकी इकोनॉमी से ज्यादा बड़ी हो जाएगी, और चीन अपना रुतबा दिखाना चाहता है, तभी साउथ चाइना सी में अपना बेस बना लिया। हर जगह उनके बेस हैं, बैंक्स हैं, हनबन टोटा है उनका, कोको आइलैंड में है, ग्वादर बन रहा है, तमाम चीजें, और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे आप कहते हैं, वन बेल्ट वन रोड जिसे आप जानते हैं। तो चीन के लिए क्लाइंट स्टेट्स है, लोकतंत्र की तो कोई इज्जत है नहीं चीन में, तो चीन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में मिलिट्री हो या यहाँ किस तरह का नेता हो। तो चीन अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, और ये चीज भुगतनी पड़ रही है, जिसे आप कह सकते हैं जो लिबरल डेमोक्रेसीज हैं दुनिया की, जिसमें भारत भी है, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत भी है। खैर, भारत इकोनॉमी की बात है तो इकोनॉमी को लेकर अभी चिंताएं हैं, अनिश्चितताएं कई तरह की बनी हुई है। ग्लोबल अनिश्चितताएं तो थी, किसी भी वक्त युद्ध की स्थिति बन सकती है, लेकिन पाकिस्तान से टेंशन लगातार बढ़ रही है, और दूसरी तरफ हम अपनी ही घरेलू चुनौतियों से भी जूझ रहे हैं, या यूं कहें कि मंदी जैसी स्थिति भी बन रही है, और स्थिति से सरकार की चिंता भी साफ दिख रही है। एक रिपोर्ट देखिए आप। और इस समय इकोनॉमी की जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है वो बेहद मुश्किल स्थिति में डालने वाली है। काला धन रोकने के लिए सरकार ने नोटबंदी की, टैक्स रिफॉर्म्स के लिए जीएसटी लागू हुआ, लेकिन जो चीज देश को चाहिए वो नहीं मिली। ना तो उम्मीद के मुताबिक रोजगार बढ़े और ना महंगाई काबू में आ सकी। ऊपर से इंडस्ट्रियल ग्रोथ धड़ाम हो गई, और रही सही कसर पूरी कर दी जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों ने। अब जरा ये तस्वीर देखिए। वित्त वर्ष 2017-18 के Q1 में जीडीपी ग्रोथ में जोरदार गिरावट आई है। इस तिमाही में महज 5.7% जीडीपी ग्रोथ हुई है, और ये पिछले 1.5 साल में सबसे कम है। आईआईपी के आंकड़े उम्मीद के मुताबिक नहीं है, और हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जुलाई में महज 1.2% रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी का 2.4% हो गया है। रियल एस्टेट की ग्रोथ केवल 0.4% है। हाउसिंग लोन रेट ग्रोथ 10.5% पर है, जो 2012 के बाद सबसे कम है। वहीं नौकरियां तो मानो रुक ही गई हैं। इस समय जॉब ग्रोथ केवल 1.5% है, और रही सही कसर नोटबंदी ने पूरी कर दी, क्योंकि नोटबंदी से गैर संगठित क्षेत्र में रोजगार कम हुए हैं। आपको भले ही ये आंकड़ों का खेल लग रहा हो, लेकिन सरकार की चिंता इस पूरे सेक्टर में बढ़ गई है, और जल्द ही सरकार बड़े कदम उठाने के संकेत भी दे चुकी है। सर, इकोनॉमी को लेकर जो आप लोगों ने 2 दिन एक्सरसाइज की है सर, तो क्या आप शेयर कर सकते हैं कि क्या मेजर कंसर्न्स हैं, और क्या कोई स्टिमुलस पैकेज जैसी कोई बात होने जा रही है इस तरह की है? मैंने ऑलरेडी कह दिया कि मैं अभी चर्चा कर रहा हूं, तो इसलिए जब मैं सारी चर्चा के बाद
सरकार में अन्य लोगों को और प्रधानमंत्री जी को कंसल्ट करने के बाद कोई कदम उठाने होंगे तो हम घोषणा कर देंगे। अर्थव्यवस्था की सुस्त रफ्तार को लेकर सरकार अब कुछ बड़े कदम उठाने पर विचार कर रही है। हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि निजी निवेश बढ़ाने और ग्रोथ में सुधार पर काम जारी रहेगा और जनता खुद रिफॉर्म के पक्ष में है। With regard to the increasing number of stressed assets, and I think it is this which is really the core area of concern today. India has adequately demonstrated its ability to reform. India has adequately demonstrated its ability to grow at a reasonable pace even when the world was going slow. मतलब साफ है कि हम आर्थिक तौर पर भले ही पूरी तरह मंदी की चपेट में ना हो, लेकिन हम जॉबलेस ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इन अनिश्चितताओं के बीच हम सभी के मन में सवाल है कि क्या करें? क्या सरकार इस चुनौती से निपटने में सफल हो पाएगी? कहीं आपकी मेहनत की कमाई पर आंच तो नहीं आएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो क्या देश की अर्थव्यवस्था भी एक ऐसे चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है जिसमें सरकार और हम सबको मिलकर काफी काम करना पड़ सकता है? राजेश अग्रवाल मेरे साथ हैं, कार्तिक से हम बातचीत कर रहे हैं, ग्लोबल पैरामीटर समझ रहे हैं इस समय। राजेश जी, मैं आपसे अब जानना चाहता हूं, ये 2019 के चुनाव हैं, अब आगे सामने सरकार के सामने है, ये 2019 के चुनाव को देखते हुए सरकार अलर्ट हुई है या वास्तव में अर्थव्यवस्था में ऐसी बातें हैं, ऐसी दिक्कतें हैं जो हमको आंकड़ों में तो दिख रही हैं, शायद सरकार भी इससे थोड़ा मुंह नहीं मोड़ना चाहेगी, अब कुछ करने का समय भी आ गया और बहुत तेजी से कुछ बड़ा करने का समय आ गया है? जी देखिए, दोनों ही बातें हैं। एक तो इकोनॉमी के जो डेटा आए हैं, फिर वो चाहे अगर आप आज रुपए की हालत देखें, 6.5 महीने के लोएस्ट लेवल पे थे, जीडीपी ग्रोथ 5.7% की आई है, क्रेडिट ऑफटेक हो रहा नहीं है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक तरीके से चिंता तो बना रही हैं। और सरकार इस तरफ से आंखें मूंद के तो होगी नहीं, क्योंकि उनका अपना एक पूरा तंत्र है जो कि इस पर नज़र रखे हुआ है और डेफिनेटली उनको चिंता है ग्रोथ की। दूसरी ओर सही कहा आपने, 2019 का इलेक्शन है, उसके पहले एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा जिससे कि इकोनॉमी ग्रोथ हो और लोगों को ऐसा लगे कि हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। मेरे ख्याल से जो कुछ कदम इस वक्त उठाए जा सकते हैं, एकदम सामने में एक तो बैंक रिकैपिटलाइजेशन का हो सकता है या रूरल हाउसिंग का, रूरल जॉब स्कीम्स का, तो इन सब चीज़ों पे हो सकता है कि सरकार कुछ कदम उठाए। अगर नॉर्थ कोरिया की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है तो मुझे लगता है कि इन सब कदमों के बाद हो सकता है थोड़ा रिवाइवल देखने को मिले। ठीक है कार्तिकेय, अमेरिका के साथ हमारे रिलेशन काफ़ी सुधरे हैं, पिछले 10 साल में हमने काफ़ी सुधारा अपने आप को उनके अपने रिलेशन के साथ से। ये अमेरिका और भारत की इकॉनमी, मार्केट इन पर्टिकुलरली, दोनों ऑल टाइम हाई पे है इस समय। अगर ये किम का कुछ भी लड़ाई होती है, कोई दिक्कत बढ़ती है, ये अमेरिका भारत दोनों के लिए ज़रा डैमेजिंग है या सिर्फ जो लड़ने वाले देश है सिर्फ उन्हीं पे ज़्यादा असर है? ये डैमेजिंग तो सबके लिए होगा, स्तर अलग अलग होंगे। लेकिन इस सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था, मुझे याद है मनमोहन सिंह की सरकार थी जब लीमन ब्रदर का मेल्टडाउन हुआ था, तो हम कुछ कह सकते हैं कुछ हद तक बफर थे, लोग कहते थे हम बच गए, कारण तमाम देते थे। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अगर इस तरह की लड़ाई हुई और बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस एक्सपोज हुए उनसे, तो क्या इंडिया उस तरह से बफर रह सकता है 2008 की तरह, या हमारा एक्सपोजर ज्यादा रहेगा इस बार? मुश्किल है। अगर आप मेरे से पूछें और मैं आपको इकोनॉमिक आंकड़े दिखाऊं तो इस समय बड़ा मुश्किल है ये सब, और ये इसलिए मुश्किल है क्योंकि हम ऐसी चीज़ों से गुजर रहे हैं कि जिसमें हम ग्रोथ भी नहीं दिख पा रहे हैं और हमारे पास बैंकिंग का रिकैपिटलाइजेशन नहीं है। अब आप देखिए इसी से ही कि राजेश जी से हमने जब सवाल पूछा, उन्होंने हमको सबसे पहली बात ये बताई कि सरकार को क्या करना चाहिए। तो सरकार को बैंकिंग रिफॉर्म्स की बात है और आप भी बैंक की बात बोल रहे हैं, और बैंक करीब करीब 24 से 25% मार्केट में और करीब 70% सरकारी बैंकों का खेमा है टोटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। तो एक ही सेगमेंट अगर खराब हो गया ना कार्तिक, तो काफी नुकसान पहुंच सकता है इंडियन मार्केट्स को। तो ये मार्केट्स और इकोनॉमी दोनों के लिए बड़ा मुश्किल दौर है। यानी जो स्मॉल सेविंग सेगमेंट है वो सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड है। एक्सपोज नहीं कह सकते हाँ, लेकिन यह है कि हाँ चिंताएं बढ़ जाएंगी क्योंकि यही हमारी स्ट्रेंथ भी है, ये कंजम्पशन ही हमारी स्ट्रेंथ है। अगर कंजम्पशन और सेविंग दोनों पे ही प्रैक्टिकली अगर कुछ प्रॉब्लम खड़ी होती है तो यही दोनों चीजें भारत की रेटिंग को भी और इकोनॉमी पे भी मुश्किल खड़ा कर सकती है। राजेश जी शुक्रिया आपका, कार्तिक है शुक्रिया आपका भी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप जो ग्लोबल आपने हमको चीजें समझाई बड़ी अहम है, खासकर अब ये देखना होगा कि कम से कम 2-3 दिन थोड़ी शांति रहे,
बाजार थोड़ा ऊपर आने की कोशिश करें और उम्मीद तो करते हैं कि वॉर नहीं हो। ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, ना केवल अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के लिए, बल्कि भारत जैसे उभरते देश के लिए भी अच्छा नहीं है। फिलहाल इस कार्यक्रम से